वेलकम टू विजयपथ। आज की क्लास में हम पॉलिटी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज का टॉपिक है गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर ऑफ जो भी हमारे इंडिया हैं, यानी कि स्टेट्स के जो जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। अब ये किसी ने एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था कि राज्यपाल कौन होता है, राज्यपाल जो है वो सोने के पिंजरे में निवास करता है। ठीक है, सोने के पिंजरे में निवास करता है और एक चिड़िया के समान है। अब यहाँ पर ना थिंकिंग जो है वो थोड़ी सी यूनिक लेवल की है, यानी कि राज्यपाल को अहमियत तो दी गई, अहमियत दी गई किस चीज के लिए कि कहाँ पे उसको रखा गया, कहाँ पे सो रहा है, वो सोने में सो रहा है। ठीक है, सोना उसको दे दिया, बट सोने के साथ उसको कहाँ पे रख दिया, पिंजरे के अंदर रख दिया, यानी कि बंधन में डाल दिया। उसी तरीके से जैसे अगर हम बोले हमारे पास डायमंड तो दे दिया, ठीक है, सोना हीरा चांदी सब कुछ दे दिया, लेकिन आप ये मान के चलो कि इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है और हम एक अकेले हैं, तो उस लाइफ को जीने का क्या कोई फायदा है? नहीं। आपके पास सारी सुख सुविधाएं दे दी जाएं, बट आपके चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल लगा दी जाए कि आप बाहर नहीं निकल सकते, तो आप उसी पिंजरे के अंदर क्या रहेंगे, फिर कैद हो जाएंगे। तो ये कथन जो है वो सरोजनी नायडू के द्वारा कहा गया था। और सरोजनी नायडू जो थी वो भारत की सबसे पहली वुमेन गवर्नर भी रही हैं। सबसे पहली महिला राज्यपाल का जो दर्जा है वो किसको दिया जाता है, वो दिया जाता है सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, अगर स्वर कोकिला की बात आएगी, स्वर कोकिला, तो उनका नाम है लता मंगेशकर। ठीक है, और अगर ऐसे जनरल लैंग्वेज में पूछा जाएगा कोकिला, तो उनका नाम है सरोजनी नायडू। अच्छा, गवर्नर की सबसे पहले बात करते हैं। ये हमारा है भारत। भारत का जो सबसे फर्स्ट पर्सन होता है उसको बोला जाता है राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है, और राष्ट्रपति के अधीन जो है वो काम करवाया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, सरकार अपना काम करती है और पूरा का पूरा लेखा जोखा जो वो किसके पास देना होता है, राष्ट्रपति के पास देना होता है। ये हम बात कर रहे हैं पूरे के पूरे देश की, भारत की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम किसी राज्य में आ जाते हैं, ठीक है, किसी अगर राज्य में आ गए, तो वहां पर राष्ट्रपति के द्वारा ही एक ऐसा पर्सन अपॉइंट किया जाएगा जो सरकार को संभालेगा। तो वो कौन होता है? वो होता है राज्यपाल। और राज्यपाल का काम भी क्या है कि सरकार कैसे काम कर रही है, जैसे हिमाचल में जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, क्या वो एक्शन ले रही है, नहीं ले रही है, क्या प्रॉपर तरीके से सरकार की कार्यवाहियां हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो ये सारा देख रेख का काम किसका है? राज्यपाल का। राज्यपाल किसके अंडर काम करते हैं? राष्ट्रपति के अंडर काम करते हैं। और भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल का नाम है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू से एक चीज और आपने याद रखनी है, भारत का जो नेशनल एंथम है वो है जन गण मन। ठीक है, तो जन गण मन को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का क्रेडिट जो है वो भी किसको दिया जाता है? सरोजनी नायडू को दिया जाता है। ठीक है, हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था, हमारा भारत का जनगण मन, जिसको हम नेशनल एंथम के नाम से जानते हैं। 52 सेकंड लगते हैं उसको गाने में। और भारत के साथ साथ उन्होंने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम जो है वो साथ में लिखा था। तो उसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? सरोजनी नायडू ने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। नेक्स्ट आता है राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अच्छा, राष्ट्रपति के द्वारा किसको अपॉइंट किया गया? राज्यपाल को। अच्छा, राज्यपाल ने किसको संभाला? किसी एक राज्य को संभाला। लेकिन भारत जो है वो सिर्फ राज्यों से ही नहीं बना है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के अंदर क्या क्या आते हैं? राज्य भी आते हैं और कुछ जो हैं वो हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, यानी कि एक स्टेट आ गई और उसके साथ साथ जो है वो यूटीज भी आ गई। तो टोटल कितनी स्टेट्स हैं हमारे पास? 28। और यहाँ पर 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे पास। अब यहाँ पर जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो तो एक देश को संभाल रहे हैं, लेकिन अगर राज्य की बात करेंगे तो राज्य को कौन संभालेगा? राज्य को कौन संभालेगा? राज्यपाल संभालेगा। उसी तरीके से अगर केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी देनी है तो वहां पे राज्यपाल नहीं होता है, वहां पर जो होते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल होते हैं। जैसे दिल्ली है,
तो वहां पे राज्यपाल की पोस्ट नहीं होगी, वहां पर किसकी पोस्ट होगी, वहां पर होगी उपराज्यपाल की पोस्ट। ये भी ध्यान रखना है। और दोनों की नियुक्ति किसके द्वारा करवाई जाएगी, दोनों को इलेक्ट किसके द्वारा कराया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कराते हैं। ठीक है, ये चीज भी ध्यान में रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। अब राज्यपाल काम कहां पर कर रहे हैं, किसी न किसी राज्य में काम कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि इसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो राष्ट्रपति के पास जाती है, कि राष्ट्रपति के द्वारा ही सारी चीजों को देखा जाता है वहां पर। लेकिन अगर वहां पे शपथ दिलाने की बात करेंगे तो शपथ कहाँ दिलवाई जाएगी, उनको राज्य में दिलवाई जाएगी। तो राज्य का जो सुप्रीम लीडर होगा, ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जो मेन जज होते हैं, वो वहां पर क्या दिलवाएंगे, उनको शपथ दिलवाएंगे। जैसे अभी 15 मार्च को जो है वो हिमाचल के राज्यपाल जो थे वो बदले गए थे। पहले जो थे उनका नाम था शिव प्रताप शुक्ल, और एट प्रेजेंट टाइम जो है कविंदर गुप्ता वहां के नए राज्यपाल बनाए गए। तो उनको जब शपथ दिलवाई गई तो शपथ कौन दिलवाएगा, ट्रांसफर किसने करवाया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ट्रांसफर होती है कि इनको कोई और स्टेट दे दो, किसी को कोई और स्टेट दे दो। बट उनको शपथ दिलवाने का काम किसका है, हाई कोर्ट के जो मेन जज हैं। तो एट प्रेजेंट टाइम हाई कोर्ट के जज कौन है, ये भी पता होना चाहिए आपको। हाई कोर्ट सूर्यकांत जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के जज कौन है ये आपको पता होना चाहिए। मैंने लास्ट क्लासेस में भी आपको बताया था, संधवालिया करके हैं, गुरमीत सिंह संधवालिया। ठीक है, वो हिमाचल हाई कोर्ट के क्या हैं, एट प्रेजेंट टाइम सुप्रीम हाई कोर्ट के जज हैं वो। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देगा। अगर गवर्नर रेजिग्नेशन देता है, गवर्नर का काम क्या है, किसको देख रेख करना है, राज्य को। राज्य में कोई चीज प्रॉपर तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, तो वो गवर्नर का काम है। और अगर किसी वजह से गवर्नर अपना त्याग पत्र दे देता है, रेजिग्नेशन अगर दे देता है, तो वो किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, उनका जो लीडर होगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जाना जाता है, वो किसको जाना जाता है, राज्यपाल को जानते हैं हम। ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम भारत के फर्स्ट पर्सन की बात करें, किसी भी देश के पहले आदमी की बात करें, वो कौन होता है, वो होता है भारत का राष्ट्रपति। उसी तरीके से अगर हम किसी राज्य के सबसे पहले आदमी की बात करें, तो वो कौन होता है वहां पे, वो होता है राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है। अब जैसे अगर भारत में कोई चीज हो रही है, तो वो प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है कि वो किसके साथ रिपोर्ट शेयर करें, राष्ट्रपति के साथ कोई ना कोई रिपोर्ट शेयर करें। उसी तरीके से मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो अपनी रिपोर्ट किसके साथ शेयर करें, राज्यपाल के साथ शेयर करें। क्योंकि राज्यपाल का काम है राज्य को प्रॉपर तरीके से चलाना, और उसमें वर्किंग किसकी होती है, वहां पर मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री जो हैं वो राज्यपाल के मुख्य सलाहकार जो हैं वो जाने जाते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। जो भी हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव है, उसका भी हेड कौन होगा, राज्यपाल ही होगा। जैसे लोकसभा से अगर कोई बिल पास हो रहा है, तो लोकसभा से वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के बाद किसके सिग्नेचर होते हैं वहां पर, राष्ट्रपति के। उसी तरीके से अगर कोई विधानसभा में कोई अगर एक्शन लिया जा रहा है, तो उसके बाद वो फाइनल में रिपोर्ट कहाँ पे जाती है, वो राज्यपाल के पास जाती, तभी वो चीज क्या कर सकती है, स्टेट में एक्टिव हो सकती है। नेक्स्ट पे आएंगे, राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है। अब हिमाचल में जो है वो सरकार बनी, वहां पे सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, या कोई और जो भी हमारे मंत्री हैं वो भी साथ में शपथ लेते हैं। तो उनको शपथ दिलवाने का काम भी किसका है, राज्यपाल का। तो इसी तरीके से मंत्री परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है, मंत्री परिषद का मतलब है जितने भी मंत्री उस कैबिनेट के तहत बनाए जा रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, किसी भी तरीके का कोई मिनिस्टर है स्टेट में, तो उनको अपॉइंट करने का अधिकार किसके पास होता है, होता है राज्यपाल के पास। शपथ उनको वही दिलवाते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, प्रीवियस क्लास में। हिमाचल का जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, वहां पे इकलौती विधानसभा की सीट है।
टोटल सीटें हिमाचल में कितनी है? 68 सीटें हैं। 68 में से सिर्फ एक सीट है जो कि कहां से रिलेटेड है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से। और किन्नौर की एक सीट पे जो मंत्री हैं वो एट प्रेजेंट टाइम हमारे हिमाचल की स्टेट मिनिस्ट्री में भी शामिल है। उनका नाम है जगत सिंह नेगी। ठीक है, हिमाचल के क्या हैं वो? राजस्व मंत्री हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाएगा? ये अभी हमने बात कर ली। जैसे सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं या रोहित ठाकुर जी हैं, उसके बाद हमारे विक्रमादित्य सिंह जी हैं, जितने भी मिनिस्ट्री है तो उनको शपथ दिलवाने का काम किसका है? वो है गवर्नर का। नेक्स्ट पे आएंगे, जितने भी राज्य हैं, राज्यों के जो विश्वविद्यालय होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, वहां के चांसलर यानी कि कुलपति कौन होता है वहां का? कुलपति की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे स्कूल में जो सबसे सुप्रीम पोस्ट होती है वो होती है प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल की पोस्ट होती है। जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे वहां पर जो यूनिवर्सिटी में सुप्रीम पोस्ट होती है उस कैंपस के अंदर वो होती है डीन की, जो उसको वहां पे ऑपरेट करते हैं। और उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर और चांसलर की पोस्टें होती हैं। लेकिन जितनी भी अंडर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर जो चांसलर की पोस्ट होगी वो हमेशा उसका जो हेड होगा वो कौन होगा? वहां पे राज्यपाल होंगे। ये भी आपने ध्यान में रखना है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे हम हिमाचल की बात करें, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, आपकी 2 यूनिवर्सिटियां हैं सरकारी जो हमें नॉर्मल डिग्रियां प्रोवाइड करवाती हैं वैसे, एक एचपीयू है शिमला यूनिवर्सिटी और दूसरी है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में खुली है। ठीक है, तो उसके जो हेड होंगे, जो चांसलर होंगे, वो कौन होते हैं वहां पर? वो होते हैं वहां के राज्यपाल, स्टेट के राज्यपाल। नेक्स्ट है, राज्यपाल बनने के लिए कितनी एज का होना जरूरी है? तो वो है 35 वर्ष का होना जरूरी है, तभी उस पर्सन को क्या बनाया जा सकता है? राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये कंडीशन लगाई गई है, आपको पता होना चाहिए। पंचायत के इलेक्शन, उसके बाद लोकसभा मेंबर, राज्यसभा मेंबर, राष्ट्रपति की एज, प्रधानमंत्री की एज, गवर्नर की एज, इनकी रिटायरमेंट। हालांकि इनमें तो रिटायरमेंट की एज नहीं बताई जाती प्रॉपरली, लेकिन जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनमें रिटायरमेंट की एज बताई जाती है, क्योंकि ये 5 सालों के लिए इलेक्ट होते हैं। उसके बाद या तो नई सरकार के हिसाब से इनको चेंज कर दिया जाएगा या इनको शफल कर देते हैं एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में। ये आपको एज क्राइटेरिया जो है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, राज्यपाल का कार्यकाल, टाइम टेन्योर की बात करें, कितने साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है? तो इनको चुना जाता है 5 सालों के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो इनको चुनते हैं। अच्छा, इनके वेतन की बात करते हैं, इनको सैलरी कौन देगा? तो सैलरी जो है वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है। इलेक्ट किसने किए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि राष्ट्रपति ने चुने, राष्ट्रपति के द्वारा वहां पे इलेक्ट हुए। लेकिन सैलरी जो है वो राज्य देगा इनको, राज्य के द्वारा सैलरी इनको दी जाती है। जो भी वहां पर फंड होते हैं उस राज्य के पास, उन फंड से ही इनको सैलरी दी जाती है। जैसे संविधान के अनुसार अगर हम 261 की बात करें और 266(1) की बात करें, तो एक ऐसा वहां पर मुख्य कोष है, एक ऐसा फंड वहां पे बताया गया जिसमें राज्य के जितने भी टैक्स हैं, जो भी रेवेन्यू है, जितना भी लोन हमने प्राप्त किया होता है, वहां से जो भी रेवेन्यू होता है उसी से ही राज्यपाल का क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। वहीं से उनको क्या मिलना है? सैलरी दी जाती है। ये आपने ध्यान में रखना है। अब अगर बात करें कि जैसे हिमाचल के जो अभी नए राज्यपाल नियुक्त हुए, तो इनको सैलरी देने का अधिकार किस राज्य के पास होगा? हिमाचल के पास। जैसे शिव प्रताप शुक्ल जो वो तेलंगाना चले गए हैं, तो वहां पे उनको सैलरी हिमाचल गवर्नमेंट नहीं देगी, अब उनको सैलरी कौन देगी? वो देगी तेलंगाना की सरकार। ठीक है, तो उस तरीके से होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं? अच्छा, एंग्लो इंडियन जो होते हैं, यानी कि जो अदर फॉरेन कंट्री, जैसे यूरोपियन पर्सन है कुछ जो 1947 तक भारत में रहे या उसके बाद बाहर चले गए, तो उनके अनुसार जो राज्यपाल है विधानसभा में एक व्यक्ति को ऐड कर सकता था, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम उस अधिकार को जो है वो क्या कर दिया है? चेंज कर दिया। ये भी ध्यान में रखना है। एंग्लो इंडियन अगर हम बात करें यहाँ पर 2019 में, तब तक ये संविधान के तहत जो एक्टिव रखा गया था कि राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी भी एक विधानसभा में एक पर्सन को नियुक्त कर सकता है, उनके लिए कोई वोटिंग नहीं होगी। जैसे अगर मेरे को एमएलए बनना है, ठीक है, तो
मैं अपने एरिया में खड़ा हो जाऊंगा इलेक्शन के लिए, मेरे को जितने वोट मिलेंगे, अगर जीत गया तो विधानसभा में जाएंगे, अगर हार गए तो घर चले जाएंगे। लेकिन राज्यपाल के पास एक पोस्ट ऐसी है कि डायरेक्ट किसी कोटे के तहत उनको कहां पहुंचा दिया जाएगा, विधानसभा में पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन ये रूल सिर्फ और सिर्फ 2019 तक वैलिड था। अगर बात करें अनुच्छेद 333 के तहत एक मेंबर को अलॉट किया जाता था, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम ये वाला प्रोसेस एक्टिव नहीं है। इसको 104 संविधान संशोधन 2019 के तहत जो है इसको पूरी तरीके से क्या कर दिया है, बंद कर दिया गया। अब बंद करने का डिसीजन क्यों लिया? अगर एंग्लो इंडियन को हम लोकसभा राज्यसभा में प्रमोट कर रहे हैं तो विधानसभा में क्यों उसको बंद किया? तो बंद करने का मेन क्राइटेरिया ये था कि जो लोकल पर्सन है वहां के, ठीक है, उनको वहां पर चांस जो है वो कम मिलता है, फिर उनको चांस क्या होगा, वहां से कम मिलेगा। आप हिमाचल के हैं, आप हिमाचल की पोस्टों के लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर यही चीज आप दिल्ली में देखें तो अगर दिल्ली पुलिस का कोई फॉर्म निकलता है, सिर्फ दिल्ली के लोग ही नहीं भर रहे हैं, हिमाचल के लोग भी भर रहे हैं, यूपी के लोग भी भर रहे हैं, पंजाब के लोग भी भर रहे हैं। तो वहां पे कंपटीशन क्या है, दिल्ली वालों के लिए काफी बढ़ गया। हिमाचल में अगर कोई फॉर्म निकला तो सिर्फ ज्यादातर मेजोरिटी में कौन भर रहे हैं, हिमाचल वाले भर रहे हैं। तो वहां पे कंपटीशन सिर्फ हिमाचल के पास होगा। उसी तरीके से अगर किसी एक पर्सन को इलेक्ट कर दिया जाता है तो जो भारत का जो है किसी स्टेट का जो निवासी होगा उसको चांस जो है वो कम रह जाएगा। इस वजह से इस एक्ट को जो है वो हटा दिया गया एट प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेश कितनी अवधि तक कानून जो है वो कितनी अवधि तक उसको हम लागू करवा सकते हैं। तो सबसे पहले एक पॉइंट ये आता है कि ये अध्यादेश है क्या, ठीक है। तो अध्यादेश जो है वो एक टेम्परेरी लॉ होता है, टेम्परेरी कोई भी एक कानून बनाना, मान के चलो जैसे कोरोना काल में आपको पता होगा कि मास्क लगाने की बात की गई थी कि हाँ जी 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, कुछ ऐसा बोला गया था ना। तो वहां पर वो जो एक लॉ बनाया गया वो एक किसी ना किसी पर्टिकुलर जो सिचुएशन वहां पे बनी हुई थी उसको देखकर वहां पर बनाया गया। लेकिन वो जो लॉ था वो एक टेम्परेरी लॉ था। अब इस टेम्परेरी लॉ को बनाने का अधिकार किसके पास है, राज्यपाल के पास है। राष्ट्रपति भी किसी न किसी तरीके से कोई अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये अगर हम संसद की बात करें तो आर्टिकल 123 के तहत ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है, और अगर राज्यपाल की बात करें तो आर्टिकल 213 आर्टिकल के तहत ये राज्यपाल के पास जो है वो पावर दी गई है कि विधानसभा चाहे चल रही है या फिर विधानसभा को कोई भी सत्र नहीं चला तो उसी टाइम आप किसी ना किसी एक टेम्परेरी कानून को उस स्टेट में या उस राज्य में आप लागू करवा सकते हैं। तो उसका टाइम पीरियड कितना बताया गया है यहाँ पर आपको, वो बताया गया है, वो आपके लिए बताया गया है 6 सप्ताह, ठीक है, 6 हफ्ते। नेक्स्ट आते हैं, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है। अब एट प्रेजेंट टाइम हिमाचल के नए राज्यपाल चुनेंगे तो उनकी नियुक्ति जो है वो कौन से आर्टिकल के तहत करवाई जाएगी, आर्टिकल 155 के तहत। तो बेसिक से क्वेश्चन आपके इस लेवल के पेपर में पूछे जा सकते हैं। आर्टिकल्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बाकी तो सेम ही चीज, अगर एक स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी कि भारत देश को चलाने वाले राष्ट्रपति और राज्यों को चलाने वाले गवर्नर और क्या क्या वर्किंग है, सरकार के साथ काम करते हैं, कोई भी कानून लागू करना है तो राज्यपाल के पास अधिकार है। लेकिन आर्टिकल में कहीं ना कहीं पे आपको थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, तो आप किसी ना किसी ट्रिक का आप यूज कर लो, चाहे खुद बनाओ और उससे आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट पे आएंगे, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रशासक को क्या कहा जाता है। तो जो हमारी कैपिटल है हमारे देश की दिल्ली, वहां पर जो है वो किसी ना किसी तरीके से जो हेड बनाया गया है, जो सरकार का लीडर होगा। तो मैंने बताया दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां पे गवर्नर की पोस्ट नहीं होती है, वहां पर किसकी पोस्ट होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल की पोस्ट होगी। और एट प्रेजेंट टाइम वहां के जो उपराज्यपाल हैं इनको भी चेंज किया गया है 15 मार्च को, जैसे हिमाचल के चेंज हुए तो दिल्ली के भी चेंज हुए हैं। 6-7 राज्यों के और एक केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल उपराज्यपाल को शफल्ड किया गया है। तो एट प्रेजेंट टाइम दिल्ली के जो उपराज्यपाल है उनका नाम है तरनजीत सिंह संधू, ये भी आपने याद रखना है। लास्ट आता है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, सेशन जो हमारे लगते हैं डिस्ट्रिक्ट में, उनके जो जज हैं
उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल जो है वो उनको क्या क्या दे सकते हैं? नियुक्ति दे सकते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जैसे लोकल लेवल पे जो टीम होती है जज की, वो होती है पंचायत। कोई भी अगर केस हुआ है, सबसे पहले वो केस कहाँ पे जाता है? पंचायत में जाता है। पंचायत से वो फिर पुलिस के पास, पुलिस से एसडीएम कोर्ट में, एसडीएम से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आपको फैसला आपके हक में ना आए तो हम राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं, बट राष्ट्रपति तक हम आसानी से नहीं पहुंच सकते। राष्ट्रपति के पास ही एक ऐसी इकलौती पावर है जिसका यूज करके अगर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी है तो सिर्फ राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो फांसी की सजा को क्या कर सकता है? रोक सकता है। ठीक है, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ने जो एक बार डिसीजन दे दिया, वो एक पत्थर के ऊपर लिखी हुई जो लकीर बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि राज्यपाल से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक आपने इस टॉपिक को जो है वो कवर करना है। जल्दी एक और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।